दोस्तों, जब कोविड आता है ना, तो पूरी दुनिया के जख्मों पे मरहम लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत। इस कोविड ने बड़े बड़े देशों को निपटा दिया, अमेरिका को निपटा दिया। अमेरिका को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चाइना आज तक निपट रहा है, आज तक चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। और आपको एक बात पता है दोस्तों, चाइना के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए। हम सिर्फ फोन दिखाने के आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। थूकता हूं मैं, ऐसे पैसे पे नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है ना। फ्री गाड़ी दे दो, मैं चाइनीज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा, सर के बल खड़ा हो जाऊंगा, नहीं चलाऊंगा चाइनीज गाड़ी। और मैं पूरे मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इन लोगों की एड मत चलाना। ये जो देश में आग लग रही है, ये करवा रहा है चाइना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोग अपने दोस्तों से जाने जाते हैं, लेकिन आपको एक बात और पता होगी कि लोग अपने दुश्मनों से भी जाने जाते हैं। और आज कुछ ऐसी दोस्तियां, ऐसी दुश्मनियां, भारत और जो पूरा जियोपॉलिटिक्स का माहौल बन रहा है भारत के खिलाफ, आज मैं उसके बारे में आपको कुछ दो बातें बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 सालों से भारत का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है। जैसे आपने देखा है ना, इसरो का रॉकेट जाता है, इसरो का रॉकेट ऐसे नहीं जाता, इसरो का रॉकेट ऐसे जाता है। और भारत की प्रोफाइल, अब मैं आपको बताता हूं भारत की प्रोफाइल कहां कहां बढ़ी है। और फिर मैं बताऊंगा किस किस को पेट में दर्द हुआ और कौन है जो पीठ में छुरा मारना चाहता है और कौन इस पूरे माहौल का फायदा उठाना चाहता है। सबसे पहले भारत की प्रोफाइल के बारे में दो बातें कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उसके ऊपर जो दो देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं। यूके जो उसके नीचे है, यूके को पछाड़ा था ना हमने 5th आने के लिए, यूके भी रिसेशन में आ गया है। भारत की इकोनॉमी 7+% पे ग्रो कर रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह बात लोगों को खटकती है। दूसरी बात, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, भारत का जो शेयर मार्केट है, दुनिया का चौथा बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। उसके और जापान के बीच में लगभग $2 ट्रिलियन का फर्क है। और भारतीयों को यह विश्वास है कि अगले 4-5 साल के अंदर वो भी नाप देंगे। तीसरी बात, भारत धीरे धीरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और धीरे धीरे भारत सप्लाई चेन का माहिर बन रहा है। सप्लाई चेन भारत ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। चौथी बात, चाइना से कंपनियां हटके भारत आ रही हैं। ये चाइना को बुरा तो लगता होगा। और दोस्तों एक बात है सच, अगर आपको सच बात बोलूं, कहीं ना कहीं बेइज्जती भी महसूस होती होगी। भारत की डिप्लोमेसी ले लीजिए, 6ठा नंबर डिप्लोमेसी भारत की। हर जगह भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं। उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए, उनके साथ रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। कतर का जो अमीर है वो उनको वेलकम करता है। 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाइज्जत बरी करा जाता है, जो कुछ महीने पहले फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब कोविड आता है ना, तो पूरी दुनिया के जख्मों पे मरहम लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत। इस कोविड ने बड़े बड़े देशों को निपटा दिया, अमेरिका को निपटा दिया। अमेरिका को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चाइना आज तक निपट रहा है, आज तक चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। और आपको एक बात पता है दोस्तों, चाइना के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए, क्योंकि लोन इतना दे दिया, रिकवर नहीं कर पा रहे, कोलैप्स हो गए बैंक। चाइना की रियल एस्टेट की कंपनियां, एवरग्रैंड एक बहुत बड़ा नाम है, एवरग्रैंड के 350 अरब से ज्यादा डूब गए। मैं डॉलरों की बात कर रहा हूं, रुपए की नहीं। आप समझ लीजिए, ऐसे कई सारे एवरग्रैंड हैं चाइना में, निपट गए, बैंक निपट गए, खत्म हो गए। ये 5 आइज क्या है? चलिए बात कर ही लेते हैं, आज खुल्लम खुल्ला बात कर लेते हैं। 5 आइज क्या है दोस्तों? 5 पश्चिमी देशों का एक इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी शेयर करने का प्लेटफॉर्म है 5 आइज, जिसमें यूएस है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें कनाडा है, अपने खालिस्तानियों का कनाडा, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, राइट, और उसमें यूके है। ये हैं 5 आइज, यानी कि 5 आंखें। और आई मतलब इंटेलिजेंस के लिए आई, तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, आंखें भी है और इंटेलिजेंस भी है। निज्जर को मार दिया जी भारत ने, प्रूफ नहीं है, मार दिया निज्जर को।
सबूत कोई नहीं है। भारत थक गया चीख चीख के कि क्या सबूत है बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई गिला शिकवा है इस चीज का, कोई शक शुबा है इस चीज का, कोई डाउट है इस चीज का, हम तुम्हारी मदद करेंगे यार, हम आगे आके मदद करेंगे तुम्हारी। नहीं, हम प्रूफ नहीं देंगे, पर तुमने मारा है निज्जर को, तुमने पन्नू को मारने की कोशिश करी, आओ साथ में काम करते हैं, आओ बैठ के बातें करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जब आप कामयाब होते हैं, तो सिर्फ आपके दुश्मन आपसे जलते हैं, आपके दोस्त उनसे ज्यादा जलते हैं। मैं दोस्त किसको कह रहा हूं? मैं दोस्त उनको कह रहा हूं जिनका नैरेटिव, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी मानसिकता, जिनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमसे मिलता जुलता है, यानी कि डेमोक्रेसीज। यह बहुत आसान होगा कहना कि डेमोक्रेसीज आपस में दोस्ती रखती हैं और जो डिक्टेटरशिप है वो आपस में दोस्ती रखती हैं। अब डिक्टेटरशिप आपस में दोस्ती रखें ना रखें, लेकिन डेमोक्रेसीज अपने आप में इतनी दोस्ती नहीं रखती जितना आप और हम समझते हैं। उनके बीच में इख्तलाफात होते हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, भारत में जब भी कोई परेशानी हुई, और उसमें काफी बार गलती हमारी भी, हमें मानना पड़ेगा हमारी गलती है, हमारा मिसमैनेजमेंट है। लेकिन जब आप गलती करोगे, जब आप खुद अपने अंदर कलेश पालोगे, तो उस कलेश का फायदा बाहर वाला उठाने की कोशिश करेगा। आपके अंदर जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, कोई बाहर वाला उसका फायदा उठाना चाहेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस। जब किसी स्ट्रक्चर में दरार पड़ जाती है, उस दरार के अंदर घुसने की कोई ना कोई कोशिश करता है। हम जरा ये दरारें भी डिस्कस कर लें। कश्मीर में बहुत समय से, और मैं बात कर रहा हूं 1950 के बाद, बहुत समय यह था कि साहब हमें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। 1971 की लड़ाई होती है। 1971 की लड़ाई होती है, भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देता है, और पाकिस्तानी फौज के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है आधा मुल्क खोने के बाद कि हमें भारत के खिलाफ कुछ करना है, भारत से बदला लेना, वरना भारत पाकिस्तान के फिर 4 टुकड़े कर देगा। ऑपरेशन टोपैक के तहत एक ऑपरेशन लॉन्च होता है जिसमें अमेरिकन डॉलर्स लेके अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ट्रेन करे जाते हैं पाकिस्तान के मदरसा में। वहां से बाद में जन्म लेता है तालिबान, उस वक्त नहीं, बाद में वो मुजाहिदीन बनते हैं तालिबान। ऑपरेशन टोपैक का फेज 1 होता है काबुल। 1989 में फेज 2 लॉन्च होता है दोस्तों श्रीनगर, और फिर पैदा होते हैं लश्कर तैयब और जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और वहां पे हो जाती है लड़ाई शुरू। और आपको एक बात पता है, जब कभी भी भारत ने यह बोला है कि मौलाना मसूद अजहर को यूएन का टेररिस्ट डेजिग्नेट करो, ये फलाना लश्कर तैयबा का इसको डेजिग्नेट करो, ये प्रूफ हम आपको दे रहे हैं, तो सामने कौन खड़ा हो गया? चीन। वही चीन दोस्तों जिसके साथ हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। आप गेम समझिए। चीन ये चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड चलता रहे, लेकिन चीन ये भी चाहता है कि भारत कंट्रोल में आए। जब टेस्ला कहती है ना कि भारत के अंदर हमें फैक्ट्री लगानी है, तो कितने सांप लौटते होंगे छाती पे चाइना के, सोचिए। जब एप्पल कहती है कि हम अगले फोन जो हैं भैया वो भारत में बनाएंगे, भारत में हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप सोचिए कितनी मौत मरता होगा चाइना। क्योंकि चाइना कई दशकों से इसी चीज के लिए फेमस था, चाइना का फेम यही था। और फिर चाइना इंटरफियर करता है दोस्तों, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करता है चाइना। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। भारत की एक खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो MOU साइन करता है, और उसकी फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे आम हैं। मैं कोई आपको राज वाली बात नहीं बता रहा, ये 1000 बार ये वाला मामला टेलीविजन शोज की जीनत बन चुका है, टेलीविजन डिबेट्स की जीनत बन चुका है, और आज तक किसी को नहीं पता लगा कि उस खास पॉलिटिकल पार्टी ने चीन के साथ साइन क्या करा था। अचानक एक दिन शाहीन बाग होता है। शाहीन बाग के लोग वहां पे बैठ जाते हैं, वहां पे 1-2 बच्चों की डेथ हो जाती है यार, ठंड में। लोग कहते हैं हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए अपना मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए। मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर, यानी कि अपना भविष्य। पर किस चीज से? बोला साहब जो CAA है ना, CAA, वो एक साजिश है हिंदू नेशनलिस्ट भाजपा की मुसलमानों को देश से निकालने की। फिर कुछ लोग समझाते हैं भले मानस कि साहब CAA का कोई मुसलमानों से मतलब है ही नहीं, मुसलमानों का क्या लेना देना CAA से? CAA तो हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए है, बौद्ध के लिए है, ईसाई के लिए है, जैन के लिए है, पारसी के लिए है, जो बाहर के देशों में रह रहे हैं। कौन से देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए है। आपका क्या लेने देना? नहीं साहब, ये साजिश है। कोई ना कोई उनको पट्टी पढ़ाता है दोस्तों। एक बहुत लंबी पट्टी और पढ़ाई गई, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जब भी भारत में कुछ होता है,
तो बाहर की ताकत उसका फायदा उठाना चाहती हैं, उठाने की पूरी कोशिश करती हैं। जब पहला किसान आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, हुआ क्या था दोस्तों, उसमें कुछ मांगे रखी गई और फिर लोग दिल्ली में चढ़ दौड़े, खालिस्तान के नारे, होंठों पे, हाथ में खालिस्तान का झंडा, तिरंगे को नीचे उतारा। और उस समय सरकार शायद इतनी वेल प्रिपेयर्ड ना हो। आज की तारीख में वही मानसिकता लेके वापस लोग आ गए हैं बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे। इनको पंजाब में रोका जा सकता था, लेकिन पंजाब में कोई और सरकार है और वो सरकार समझती है कि नहीं, अगर हम इनको रोकेंगे तो हमारे वोट चले जाएंगे, लिहाजा इनको जाने दो। हरियाणा पुलिस पंजाब और हरियाणा के बीच में रोकती है। और लोग क्या डिमांड करते हैं आप सोचिए। लोग कहते हैं, मैं वापस इस डिमांड पे आऊंगा, एक बात आपको टेलीविजन के मामले में बताना चाहता हूं दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि टेलीविजन पे उसने ये बोला, इसने ये बोला, इसका मतलब इस फलानी राजनीतिक पार्टी के साथ उसका लेन देन है। टेलीविजन पे क्या बोला आप इस पे गौर मत करिए, क्या नहीं बोला उस पे गौर करिए। और दूसरी चीज, आप ऐड देखिए। ऐड यानी कि पैसा, साफ सीधी बात है। ऐड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन किसको पैसा दे रहा है। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, मीडिया इन्फ्लुएंस होती है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस होती हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इन्फ्लुएंस करा गया है। ये 3.5 करोड़ की लैंड रोवर में कौन सा किसान आया है यार जो अपने अधिकार मांग रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। ये 60-65 लाख 70 लाख की फॉर्च्यूनर जिसमें 5 लाख का म्यूजिक सिस्टम लगा के, ये कौन सा किसान आया है एमएसपी मांगने के लिए? और इस किसान को एमएसपी चाहिए क्यों? मैं तो एक और बात कहना चाह रहा हूं आपसे। ये बात मैंने कल भी करी थी, जब मैंने लाइव करा था, मैंने ये बात कल भी करी थी दोस्तों। आज फिर ये बात करना चाहता हूं। जो अमीर किसान है उसके ऊपर टैक्स क्यों ना लगे? मैं चीन के ऊपर आऊंगा, अभी मेरे दिल में बात आई इसलिए मैंने बोला आपसे बात करूं। अमीर किसान के ऊपर टैक्स क्यों ना लगे यार? जो बंदा, मैं सब किसानों के बारे में नहीं बात कर रहा, जो गरीब किसान है उसको उल्टा पैसे देने चाहिए, उसका उल्टा कर्ज माफ करना चाहिए, उसको सरकार को फ्री में हाईली सब्सिडाइज रेट पे यूरिया देना चाहिए, उसको खाद देनी चाहिए, उसको फ्री की बिजली देनी चाहिए, मुफ्त का पानी देना चाहिए। ये सरकार का फर्ज है। सरकार एहसान नहीं कर रही किसान पे। लेकिन ये अमीर अमीर किसान, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चलने वाले ये बंदे, जो हर गर्मी में निकल जाते हैं लंदन, 2-2 महीना लंदन रहकर आते हैं, ये बंदे जो करोड़ों अरबों का धंधा करते हैं, ये टैक्स नहीं देते। ये कहते हैं हम किसान हैं, हम गरीब किसान हैं, हम बेचारे हैं, इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्यों ना लगे? अब मैं आता हूं बाहरी ताकतों के ऊपर। दोस्तों ऐसा है, ये कैसा गरीब किसान है जो कहता है कि मैं 6 महीने का राशन लेकर आया हूं, 6 महीने का डीजल लेकर आया हूं। वहां पे बड़े बड़े खाने के पंडाल लगे हुए हैं, आप जाइए, आपको चाय भी मिलेगी, और अगर आप कुछ और पीना चाहें जैसे कि शराब, आपको शराब भी मिलेगी। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये किसान अन्नदाता, मैं मना नहीं कर रहा, पक्का अन्नदाता है, डन। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा आपके साथ, ठीक है ना, कि अन्नदाता है नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौन ऐसा किसान है, कौन इतना बड़ा किसान है जो 6 महीने अपने खेत को छोड़ दे और अपने परिवार, अपने टब्बर के साथ आके वहां पे बैठ जाए बॉर्डर पे और बोले कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा। आप पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, सब चीजों का इंतजाम, मतलब बिल्कुल पिकनिक बन रही है वहां पे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? क्योंकि अगर वो किसान गरीब है और उसके पास 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ की एसयूवी है, अगर उस किसान के पास 6 महीने का राशन और 6 महीने का डीजल है, अगर उस किसान के पास दूसरी गाड़ी है जो कि 60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर है, और अगर वो गरीब किसान है, तो मुझे भी गरीब किसान बना दो यार। मुझे नहीं करना यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ये सब। मुझे भी एक बार गरीब बना दो, मुझे भी किसान बना दो यार, मजा आ जाएगा। आपको बुरी लगेगी 4 करोड़ की एसयूवी? बुरी लगेगी आपको? नहीं लगेगी ना आपको? तो ये कौन लोग हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसकी फंडिंग आ रही है बाहर से। क्योंकि देखिए ना, साफ सीधी बात है, ये कह रहे हैं हम गरीब किसान हैं। अब गरीब किसान के पास इतनी बड़ी गाड़ियां तो होती नहीं है। गरीब मतलब गरीब। और हम गरीब किसान किसको मानते हैं? हम किसको मानते हैं गरीब? इसके बारे में 1 मिनट बात कर लेते हैं। हम उसको मानते हैं, उस गरीब किसान को जो कि पैसे के लिए परेशान है, जिसको नहीं पता कब बारिश हो जाए मेरी फसल सड़ जाए, बारिश ना आए तो मेरी फसल सूख के मर जाए, ओला आ जाए तो मेरी फसल बर्बाद हो जाए,
मैंने इतने पैसे लिए हैं, मुझे पैसे मार्केट में वापस देने हैं, मेरी खरी खड़ी फसल जो है सड़ गई, किसी ने खरीदी नहीं। ये गरीब किसान है, ये परेशान किसान है। तो क्या आपको लगता है इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसी लाइन है जहां पे एक किसान बोले कि मैं 6 महीने के लिए अपना खेत छोड़कर आ गया हूं और दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हूं, या मैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे बैठा हूं? ऐसा कौन सा किसान है यार जो 6 महीने बिना काम करे मैं नहीं खा सकता? मेरे काम पे ओले का, पानी का, बिजली का कोई फर्क नहीं है। मेरे धूप आई नहीं आई, कोहरा पड़ा, मेरे काम से क्या लेने देना उस चीज का? लेकिन आज की तारीख में अगर मैं काम ना करूं 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद मेरी ऊफ निकल जाए। ये कैसा गरीब किसान है, ये कैसा बेचारा किसान है? और ये कैसा किसान है जो मर्सिडीज में आता है और फिर एमएसपी मांग रहा है? यार मुझे एक बात समझाओ आप, ये कौन है ये लोग? अब आते हैं चीन पे। हर चीज में चीन को परेशानी है। सीए के बारे में चाइनीज अखबारों में रिपोर्ट पूरी जाती है और सरकार के खिलाफ बात करी जाती है। चाइना कहता है वो तो हमारा मीडिया लिख रहा है, दुनिया जानती है कि चाइना का मीडिया चाइना की अंगूठी के नीचे है। वहां पे फ्री मीडिया नहीं है दोस्तों, वहां पे आजाद मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है चाइना में। चाइना में एक फुल स्टॉप कॉमा गलत करो, पूरे परिवार समेत 15 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। ये चाइना की सच्चाई है। मैं तो 10 बार जा चुका हूं, मुझे पता है, सब अंदर की बात है। मैं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रहा, जो मैंने खुद देखा है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूं। चाइना करता है इसको इन्फ्लुएंस। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? चढ़ दौड़ो दिल्ली पे, दिल्ली चलेंगे, आओ दिल्ली, सरकार गिरा दो, ईवीएम ठीक नहीं है। ईवीएम ठीक नहीं है, इसका एमएसपी से क्या लेने देना है? मैं ये नहीं कह रहा किसान का मैटर नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी का मैटर है, लेकिन इसका एमएसपी से क्या लेने देना है? मोदी का ग्राफ बड़ा चल रहा है, राम मंदिर से तुम्हारा क्या लेना देना है? राम मंदिर का मैटर कहां से आ गया बीच में? तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लगातार करी जा रही हैं, जिससे साफ पता लग रहा है ये किसान है ही नहीं। दोस्तों आजकल का जमाना है ना, ये नैरेटिव का जमाना है, ये कहानियों का जमाना है। अगर मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि आपकी सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है और मैं लगातार आपके कान में ये बकवास करता रहूं दिन रात, तो 1 महीने के बाद आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ बॉस, ये लोग मेरे खिलाफ हैं। वही कुछ पंजाब में भी हुआ है, वही कुछ पंजाब में हुआ और वही कुछ पहले कश्मीर में भी हुआ था। अब धीरे धीरे कश्मीर लाइन पे आ रहा है। क्या हुआ था? आपके खिलाफ गलत कराया, आपके खिलाफ गलत कराया, आपके खिलाफ जुल्म कराया। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पंजाब में जुल्म क्या हुआ है। अमीर लोग वहां पे हैं, बड़े बड़े खेत हैं, राइट, सब कुछ बढ़िया है पंजाब में। हाँ, 80 के दशक में प्रॉब्लम हुई थी पंजाब में, 80 के दशक में जुल्म हुआ था पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है। 84 जुल्म हुआ था, खासतौर से सिख भाई बहनों पर जुल्म हुआ था, यह बात सच है। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, यह भी सच है। लेकिन अगर हम उसके बाद वाला टाइम देखें, और उसके बाद वाले टाइम में भाई 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, मोर देन 30 ईयर्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि जुल्म हुआ क्या पंजाब में? जो वहां के लोग कहते रहते हैं कि जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, जुल्म हुआ। अब बता दो ना क्या हुआ जुल्म, लिखो कमेंट्स में कि भाई साहब ये जुल्म हुआ है। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर समय ऐसा न्यूज क्लिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करा जाता है। न्यूज क्लिक जो है, आपने न्यूज क्लिक को फंड करा, आपने और जगह फंड करा। कैसे फंड करा? चाइना के मोबाइल फोन की कंपनीज। आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं, मैं भी ऐड करता हूं, आई ऑल्सो डू एडवर्टाइजिंग। चाणक्य डायलॉग्स पे आपने देखा होगा, कभी इसकी ऐड कभी इसकी ऐड हम करते रहते हैं। मुझे कल चाइनीज फोन कंपनी ये बोल दे कि मेजर साहब सिर्फ हाथ में, ये जैसा फोन है मेरा, हाथ में फोन लेके आप सिर्फ ये चाइनीज फोन है, वो ओप्पो हो, वो एमआई हो, ऑन जो भी, मुझे नहीं पता कौन कौन सी, वीवो, जो भी कंपनी है इनकी, ये ले लो, हम सिर्फ फोन दिखाने के आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। थूकता हूं मैं ऐसे पैसे पे, नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है ना, पैसे अच्छे लगते हैं तो लाओ बटोर लो। इसी तरीके से छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस खोल रखी हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टोटल काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के कान पे फूंकते रहना, 24 घंटे फूंकते रहना। आज मैं पूरा मीडिया जो है भारत का, पूरा मीडिया, और खास तौर से वो मीडिया, मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं, मैं अखबारों की बात कर रहा हूं, मैं मैगजीन्स की बात कर रहा हूं, मैं डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते हाथ जोड़ के आप लोगों से एक विनती करता हूं। जो बड़े बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, आप प्लीज, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, आप इस चालू चीन की एक प्रोडक्ट की ऐड मत लगाना।
चाहे वो हिंदुस्तान में क्यों ना बन रहा हो, वो भारत में क्यों ना बन रहा हो। चाइना का फोन, कहता है ना चाइनीज फोन ने फैक्ट्री लगा रखे, नहीं, वो ब्रांड चाइनीज है, वो ब्रांड चाइनीज है। मैं गया था एयरपोर्ट, मैं आपको बताता हूं, एमजी करके एक ब्रांड है, वो पहले इंग्लिश ब्रांड था, मुझे पता था इंग्लिश ब्रांड, फिर बीच में मुझे ये नहीं पता लगा कि वो कब चाइना ने खरीदा। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट मॉरिस गैराज मुझे पता था कि ये ब्रिटिश ब्रांड है। मैं गया तो मैंने बोला और कैसा है, क्या चल रहा है, कैसी गाड़ी है। तो गाड़ी मुझे ठीक ठाक लगी, बोला था इंटरनेट इनसाइड करके, तो मैंने बोला जरा पता लगाऊं। T3 पर थी ये गाड़ी, कई समय पहले की बात कर रहा हूं, T3 पे मैं फ्लाइट ले रहा था, मैं श्रीनगर जा रहा था। तो मुझे बिल्कुल याद है वहां पे गाड़ी खड़ी थी। फिर मैंने बोला कि ये कौन सी कंपनी है, फिर मैंने देखा एक बार, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों डाउट हुआ मन में, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मन में कुछ खटका। तो मैंने देखा, पता लगा साहब वो चाइनीज कंपनी है। मैं एक गाड़ी खरीदना चाह रहा था उस वक्त, मैंने नहीं खरीदी। आप मुझे कितना भी वैल्यू फॉर मनी दो, आप मुझे फ्री गाड़ी दे दो, मैं चाइनीज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा, सर के बल खड़ा हो जाऊंगा, नहीं चलाऊंगा चाइनीज गाड़ी। और मैं पूरे मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इन लोगों की एड मत चलाना। ये जो देश में आग लग रही है, ये करवा रहा है चाइना, ये चाइना करवा रहा है। क्योंकि इतना पैसा कहां से आ रहा है ये सब, वेयर इज ऑल दिस मनी कमिंग फ्रॉम? बॉस, आपके देश को खोद रहे हैं और आप ऐड चला रहे हो बड़ी बड़ी, ये फ़ोन इस्तेमाल करो, फलाना फ़ोन इस्तेमाल करो, ये फ़ोन इस्तेमाल करो। और आखिरी में जो अमेज़ॉन है, जो फ्लिपकार्ट है, ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना डिजिटल पे जो बेचते हैं माल, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाइनीज़ माल बेचते हो वैसे तो आपको कायदे से नहीं बेचना चाहिए। यू शुड रिफ्यूज़ टू कैरी चाइनीज़ गुड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म पर। अगर आप बेचते हो तो प्लीज़ जो इमेज है, इमेज के सामने आप फ्लैग लगाओ, कंट्री ऑफ ओरिजिन का फ्लैग लगाओ, वहां पर चाइना का फ्लैग लगाओ, कि मुझ जैसे बंदे, में से एक दो बार हो चुका है, मुझे चीज़ ठीक लगी, मैंने बोला रेट इसका ठीक है, खरीद लो, आया मेड इन चाइना, मैंने दे दिया किसी को, मतलब भागो, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, दे दिया मैंने किसी को, मैंने इस्तेमाल नहीं करा। दोस्तों, कभी भी आपको लगे कि ये कोई चीज़ है, चाइनीज़ चीज़ है, आप उसको मत खरीदना और आप प्रेशर डालो मीडिया हाउसेस पे कि ना करें। क्योंकि देखिए, मैं वापस आता हूँ, ये जो पूरा किसान आंदोलन है ना, ये किसान आंदोलन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फार्मर्स मूवमेंट। ये सब झूठ बोला जा रहा है, ये खालिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं, राइट, कह रहे हैं ये सरकार गिराओ, ये सरकार गिराओ, ये सरकार, ये किसानों वाली बात ही नहीं कर रहे, किसानों के अलावा सबकी बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सब, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ कभी भी कोई बातचीत नहीं हो सकती। और मैं सरकार से आखिरी में ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर, जो हमारे इसमें नॉर्मल इनोसेंट आम किसान है, जो इसके अंदर मासूम किसान है, आप उसको बुलाइए, आप उससे जरूर बात करिए, मासूम किसानों से जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट है, वो डंडे का यार है, उसके लिए एक ही इलाज है, एक इलाज, और उस इलाज का नाम है सीआरपीएफ। दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।